ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और आप जैसे कि जानते हैं कि इसराइल अमेरिका और ईरान की जंग चल रही है। बल्कि ईरान क्या है, इस्लामिक रिजीम की जंग चल रही है पूरे मिडल ईस्ट और सिविलाइज दुनिया के साथ। तो मैंने जैसा आपको बताया कि मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे पाकिस्तानी पता नहीं क्यों इस्लामिक रिजीम के साथ खड़े हैं, जबकि ईरान की अवाम खुशियां मना रही है बसीज आईआरजीसी और इस्लामिक रिजीम के ऊपर बम गिरते हुए। ऐसी सैकड़ों वीडियोस हैं, अभी मौका मिलेगा तो मैं आपको और वीडियोस दिखा दूंगा। मोन्टाज अब तो लोगों ने बनाना शुरू कर दिए हैं, जो ईरान के अंदर एक तो ये कह रहे हैं ना, बाहर के ईरानी लोग डांस कर रहे हैं, ये तो डायस्पोरा। पहली बात ये कि क्या पाकिस्तानी बाहर जाके पाकिस्तान के खिलाफ हो जाते हैं? नहीं। क्या वजह है कि ईरान के लोग जब ईरान से बाहर जाते हैं तो ईरानी रिजीम को इतनी गालियां देते हैं? और ये पेट्रियाटिक लोग हैं, ये नफरत नहीं करते ईरान से, ये इस्लामिक रिजीम से नफरत करते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे मुसलमानों भाइयों का कीड़ा है, इसलिए उनको तो चल इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन एक शख्सियत सैयद मुजम्मिल, जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं, मुझे किसी ने बताया कि वो भी बड़ा एंटी अमेरिका एंटी वेस्ट उनका स्टांस है। तो मैंने भी देखा नहीं, एक मैंने वीडियो थोड़ी सी देखने की कोशिश की, तो मैंने कहा इनका पूरे सही तरीके से समझने के लिए जरूरी है कि थॉरोली मैं देखूं कि उनका आर्ग्यूमेंट क्या है। तो सैयद मुजम्मिल ने कुछ वीडियोस बनाई हैं। ये मेरा ख्याल पहली वीडियो थी 10 दिन पहले आयतुल्लाह के ऊपर। तो 30 मिनट की वीडियो है, कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा देखूं और इसके ऊपर देखते हैं कि इनका क्या मौकफ है। حرم جمهوری اسلامی ایران شهد شهید گوارای شهادت را نوشیدم و به ملکوت एम्बैरेसिंग वीडियो है। इससे शुरू कर दिया आपने। اعلی پیوستند. दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर ईरान का ड्रोन हमला सामने आया है। पाकिस्तान भी इस अभी। वक्त ईरान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में प्रोटेस्ट और मुजाहरे जारी हैं और उसकी वजह यह है कि आयतुल्लाह खामेनेई को असैसिनेट कर दिया गया है अमेरिका और इसराइल की तरफ से जॉइंट एक्शन करते हुए। और पिछली मरतबा जब जून 2025 के अंदर 12 दिनों की जंग हुई थी ईरान और इसराइल के दरमियान, जिसमें अमेरिका ने पहली मरतबा इसराइल को गोद में बिठाकर हमले किए थे, तो तब भी इसराइलीज़ की तरफ से ये प्रेस रिपोर्ट्स में खबरें शाया की गई कि आयतुल्लाह हमारे निशाने पर थे, लेकिन हमने इसीलिए उनको एलिमिनेट नहीं किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रूवल नहीं दी थी। लेकिन ये बात बिल्कुल एविडेंट और क्लियर थी कि आईआरजीसी और ईरान की इंटेलिजेंस वल्नरेबिलिटी यानी कि तकनीकी सलाहियतों की कमजोरियां इतनी ज़्यादा हो गई थी कि ना उनके चीफ जस्टिस उस वक्त बचे, ना उनके मिलिट्री के कमांडर बचे, ना उनके आईआरजीसी के करीब तरीन लोग आयतुल्लाह के वो उस वक्त बचे। जिससे साबित यह हुआ कि वो जहां चाहें जब चाहें आकर अटैक कर सकते हैं और ईरान का जो एंटी एयरक्राफ्ट या एरियल सपोर्ट नेटवर्क है उसको डिसमेंटल कर सकते हैं। इस मरतबा उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद कुछ डिप्लोमेटिक टॉक्स हो जाएंगी, क्योंकि प्रेस में जो खबरें छप रही थी, इसके अलावा जेनेवा के अंदर मुज़ाकरात होते हैं और साथ साथ जो टॉक्स का सिलसिला ओमान में चल रहा था। अब आप ये देखिए कि आलमी पॉलिटिक्स में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में जो दिखाया जाता है, जो बोला जाता है, वो बिल्कुल हकीकत नहीं होती। जिस तरह पाकिस्तान ने कोल्ड वॉर के पीरियड के दौरान ज़िया उल हक की रजीम के अंडर ये बताया कि हम किसी सूरत एटॉमिक बॉम्ब को एक्वायर नहीं करना चाहते, लेकिन कर लिया एंड पे। जिस तरह जर्मन ये किया करते थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कि रूस के साथ और ब्रिटेन के साथ उन्होंने पीस का, अमन का मुआहदा साइन कर लिया कि आप पर हमला नहीं करेंगे, फिर भी कर दिया। यहाँ पर भी यही म्यूनिक ट्रिक्स्टर म्यूनिक एग्रीमेंट इसे कहते हैं। एटीट्यूड अमेरिका और इजराइल ने रखा। उसकी वजह ये है कि ओमान के अंदर जो डिस्कशन हो रही थी उसमें डील तकरीबन मुकम्मल होने की बातें हो रही थी। ये कहा जा रहा था कि 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं अमेरिका और इजराइल के। नंबर 1 ये है कि आपने यूरेनियम की अफजोदगी नहीं करनी, एनरिचमेंट नहीं करनी। नंबर 2 क्या है कि आपने अपनी सारी जो बैलिस्टिक प्रॉक्सीज़ हैं, मिसाइल। जिसमें हिज़्बुल्लाह है, जिसमें हमास है, हूतीज़ हैं, उनमें से किसी को सपोर्ट नहीं करना। तीसरी ये है कि आपने मिसाइल प्रोग्राम अपना बंद करना है। तो कहा ये जा रहा था, इवन 27 फरवरी को, आज से 2 रोज़ पहले, ये खबरें सामने आ रही थी कि ईरान ने एग्री कर लिया है, मुत्तफ़िक हो गया ईरान कि हम कभी भी जौहरी तवानाई हासिल नहीं करेंगे फॉर ये द एब्सोल्यूट नॉनसेंस है। ये जब हमला हुआ तो उसके बाद इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हम ये मान रहे थे। तो ये हमेशा इसी तरह ही होता है कि ब्रवाडो होता है, ब्रवाडो दिखाते रहते हैं। ये देख लें जाके सोशल मीडिया पे 27 फरवरी तक आप दिखा दें कहाँ पे ईरान के किसी फॉरेन मिनिस्टर ने आके कहा कि हाँ हम मान गए हैं। वो नहीं कहते, क्योंकि वो ऊपर से बार बार ड्रामा किए जाते हैं। क्योंकि जो हमारी अवाम है, मुसलमान अवाम, उनको भी जोश दिलाना होता है। हम दांत खट्टे कर, अभी भी देख लें, अभी भी खुशियां मना रहे हैं कि हमने तल अवीव को जमीन बोस कर दिया है, गाजा बना दिया है। ये ब्रवाडो है इनका। तो ये इतने झूठ बोल चुकी थी इस्लामिक रिजीम। पहली बात ये कि आप ऑयल रिच कंट्री हैं, यूरेनियम एनरिचमेंट आप क्यों कर रहे हैं? एक तरफ फतवा दिया हुआ है कि हमारा एटम बम बनाने का कोई प्लान नहीं है, तो 60% एनरिचमेंट क्यों की हुई है? और ये जिन लोगों को नहीं पता, बड़ा मजाक उड़ाते हैं नेतन्याहू का कि नेतन्याहू 90 से कह रहा है कि ईरान 2 हफ्ते दूर है। एनरिचमेंट जो होती है, ये जितनी जितनी एनरिचमेंट यूरेनियम की होती जाती है, वैसे वैसे वो आसान होता जाता है। इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए जो डोमेस्टिक पर्पस होता है, उसके लिए जब आपने एनरिचमेंट करनी होती है, वो आपके लिए 2 से 3% होती है और वो बड़ी मुश्किल होती है। अप टू 3% जो होता है, 50% वर्क होता है यूरेनियम एनरिच करने के लिए। यानी शुरू में एनरिचमेंट, और जो एनरिचमेंट आगे जाती जाती है, उस तरह वैसे वैसे आसान होती है। 60 से 90 आपको लगेगा बहुत ज्यादा एनरिचमेंट है, नहीं। 60 से 90 तक जाने के लिए आपको 2 हफ्ते चाहिए। ये ऐसे है कि सूरज के सेंटर से जब रोशनी फोटोन तैयार होता है, तो सूरज के सेंटर से सूरज की सरफेस तक जाते जाते उसको हजारों साल लग जाते हैं।
हैं, लेकिन क्योंकि वो बड़ा डेंसली पैक्ड होता है सूरज, लेकिन सूरज की सरफेस से जमीन तक आने में 8 मिनट लगते हैं। तो ये बिल्कुल वही सिस्टम है। तो इसलिए ये कह देना, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लेफ्टी भी, ये अमेरिका वेस्ट के भी लेफ्टी ये कह रहे हैं, क्योंकि वो ट्रंप से नफरत करते हैं और वो तो खुल के इस्लामिक रजीम को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये वाला जो नैरेटिव है, ये 100% कंफर्म्ड नहीं है, किसी ने नहीं कहा। ये हमेशा जब इनको चपेट पड़ जाती है तो फिर उसके बाद कहते हैं कि हाँ हम तो मान गए थे। मिलिट्री पर्पसेस, लेकिन उसके बावजूद 24 घंटे के बाद उन पे हमला कर दिया गया। बिल्कुल तमाम कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए एंटिसिपेटरी स्ट्राइक का इसको नाम दिया गया कि पहले ईरान हमला ना कर दे तो हमने हमला कर दिया। हालांकि ईरान ये ऐलानात कर रहा था कि हम मुआहदा करने को तैयार हैं, और डोनाल्ड ट्रंप वो आदमी है देखो ये कोई ऐलान नहीं किया ईरान ने। ईरान बार-बार ये कहता रहा हाँ हम डिप्लोमेसी के लिए तैयार हैं, हम डिप्लोमेसी, कहीं पे उन्होंने ये नहीं कहा कि हम ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स अपने अबैंडन करने लगे, कहीं पे नहीं कहा। कैन यू इमेजिन अगर वो ये कहते हैं कि हाँ हम तो लेट गए हैं बिल्कुल, ना हम मिसाइल प्रोग्राम बनाएंगे, ना हूतियों और हमास और हिजबुल्लाह को सपोर्ट करेंगे, और न्यूक्लियर प्रोग्राम तो हम रैप अप करने लगे हैं आपके कहने पे। ऐसा कभी हो सकता? कहीं पे ऐसा नहीं हुआ, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कोई एविडेंस नहीं। हाँ, बिहाइंड क्लोज डोर्स अगर उन्होंने उनको लारा लपा लगाने के लिए कह दिया हो तो ठीक है, लेकिन उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। आपने बड़े वादे इस तरह किए, दुनिया के सामने किन्होंने आके कहा, मुझे दिखा दे किसने आके कहा कि हम सारी तीनों डिमांड्स मानने के लिए तैयार है। हत्ता कि आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका की ये तीनों डिमांड्स बहुत ही नाजायज थी, इससे तो आप उनको ये कह देते कि भाई अपनी मर्जी का प्राइम मिनिस्टर लाके लगा दो, यानी इतना बेइज्जत करना। तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि वो तीनों खबरें मान गए हो। तो ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल फ्रॉड है। हाँ, एंटिसिपेटरी जो स्ट्राइक्स है वो वाकई हुई है, बिकॉज अगेन मार्को रूबियो ने बयान भी दिया कि इसराइल हमला करने लगा था और उसके बदले में ईरान ने हमारे बेसिस के ऊपर मिसाइल मार देने थे, तो इसलिए हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया। आई वुड हैव एक्सपेक्टेड सैयद मुज़म्मिल टू लाइक हैव अ मोर नुआंस्ड अप्रोच और एट लीस्ट लुक एट इट फ्रॉम बोथ एंगल्स। JCPOA यानी कि जो ओबामा के अंडर न्यूक्लियर डील हुई थी उसको आके खत्म कर दिया था, और अब वही न्यूक्लियर डील की बातें कर रहा था। सबको इल्म था कि ये सब सारी न्यूक्लियर डील्स एक जैसी नहीं होती यार मुजम्मिल। ओबामा की न्यूक्लियर डील बिल्कुल ये नहीं थी। ओबामा की न्यूक्लियर डील जो थी उसमें तो अरबों डॉलर ईरान के पास गए, जिसकी वजह से उस डील को बुरा कहा जाता है कि उन अरबों डॉलरों से हमास और हिजबुल्लाह और हूतियों को ईरान ने, इस्लामिक रजीम ने आर्म किया। और उस न्यूक्लियर डील में इस्लामिक रजीम के पास हक था कि वो न्यूक्लियर इनरिचमेंट कर सकते थे फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, लेकिन अगेन फॉर डोमेस्टिक एनर्जी पर्पसेस, जो कि एक ऑयल रिच कंट्री, उसको जरूरत ही नहीं है, उसको 60% एनरिचमेंट करने की क्या जरूरत है? सो यही ओबामा JCPO के सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म था कि आपने उनको रिकॉग्नाइज करके कहा कि आप एनरिच कर लो, लेकिन वो तो एनरिच 60% तक कर रहे हैं। अगेन आई डोंट नो व्हाई ही इज टेकिंग दिस स्टांस। सब फसाद और झूठ है। तो वही हुआ जनाब जिसका डर था। 28 फरवरी सैटरडे का दिन ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अमेरिका ने, और ऑपरेशन लायंस रोर, लाइन का मतलब तो आपको पता होगा, ये सिंबल है यानी कि फारस की जो एम्पायर थी किसी दौर में, यानी कि रजा शाह पहलवी के अंडर जो ईरान था उसके झंडे में शेर का निशान आपको दिखाई दे सकता है। उस दौर की एम्पायर बनाने की बात इसमें शामिल थी सिंबलिज्म में। ये ऑपरेशन अनलीश कर दिए गए। कहा गया कि इजराइल ने सबसे बड़ा अपना एरियल फ्लीट जो है वो भेजा है। 200 फाइटर जेट्स और 1200 म्यूनिशन फायर किए गए यहाँ पे। 24 सूबे यानी कि 31 में से ईरान के 24 सूबों पर हमले शुरू कर दिए गए। इस मरतबा लोकेशंस भी उन्होंने खुलकर नहीं बताई कि हम कहाँ कहाँ अटैक कर चुके हैं, ताकि वो मैक्सिमम डैमेज कर सकें अगेंस्ट द लास्ट ईयर जब उन्होंने फोर्डो में, नातान्ज की न्यूक्लियर साइट्स पे हमले किए थे। ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव अपेरेंटली ये है कि न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को कंप्लीटली डिसमेंटल करें, ताकि दोबारा ईरान के पास जिंदगी में कभी ऑप्शन भी ना हो कि वो एनरिचमेंट कर सके। दूसरा, वो ये भी चाहते हैं कि हुर्मस को कंट्रोल कर लिया जाए। हुर्मस वो जगह है जहाँ से दुनिया का 20% तकरीबन तेल जो है वो गुजरता है, शिपमेंट्स उसके, और 30% दुनिया का जो सी बॉर्न ऑयल है वो भी गुजरता है वहाँ से। तो उसके कंट्रोल का भी हसूल जो है वो एक ऑब्जेक्टिव था। उसकी वजह यह है कि ईरान के पास ये बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड था, जिससे दुनिया खौफजदा थी कि अगर इन्होंने यहाँ से तेल की सप्लाई रोकी तो पूरी दुनिया में ऑयल मार्केट जो है वो क्लैप्स कर जाएंगी। और इसके बाद एक ऑब्जेक्टिव जो बताया जाता है वो चाइना और रूस का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस था यहाँ पे। लेकिन रजीम चेंज के हवाले से जो हम ये सोच रहे हैं कि वो बाहर से कोई बंदा ला के बैठाना चाह रहे थे, ऐसा हो नहीं सकता। वो मैं आगे जाके बताऊंगा क्यों। इस तरह से एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो ईरान का डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ईरान हमेशा से खासा कमजोर रहा है एरियल डिफेंस में, क्योंकि उनकी एयरफोर्स सोफिस्टिकेटेड नहीं है, और हमेशा यूएस और इजराइल के जो एयरक्राफ्ट आते हैं वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाते। बुरी तरह से नाकामी होती है उनके रडार सिस्टम की। इस मरतबा भी यही नजर आया। और फोर्डो में, नातान्ज में, असफहान में, पश्चिम के अंदर कॉम्प्लेक्स टारगेट्स जो हैं वो बनाए गए, और इन सबको, न्यूक्लियर फैसिलिटीज को भी इस बार टारगेट किया गया है। और साथ साथ ये है कि ईरान की सारी गवर्नमेंट बॉडीज, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आती है, इंटेलिजेंस की मिनिस्ट्री आती है, आयतुल्लाह का अपना कंपाउंड आता है, उस पर हमले करने शुरू कर दिए गए। बीबीसी ने रात गए ये रिपोर्ट किया कि आयतुल्लाह के कंपाउंड से धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन पहले डिनाइल सामने आया कि नहीं, उनकी जिंदगी महफूज रही है, वहां मौजूद नहीं थे। लेकिन उसके बाद में 86 ईयर ओल्ड आयतुल्लाह खामेनेई वाज असैसिनेटेड। द न्यूज़ गॉट कंफर्म्ड बाय द इरानियन मीडिया एज वेल। और इसके बाद एक वेव ऑफ इमोशन आपको दिखाई देती है पूरे। इतनी जल्दी से ग्लॉस ओवर ना करें। पहले बड़े बड़े प्रोपेगेंडिस्टों ने आके कहा नहीं वो सही है, खमी उनको कुछ नहीं हुआ। बड़े बड़े पाकिस्तान के प्रोपेगेंडिस्टों ने कहा वो बिल्कुल ठीक है। फिर जब उनकी रिजीम ने खुद ऐलान किया कि मर गया भाई, तो फिर इन लोगों ने मानना शुरू किया। तो आहिस्ता आहिस्ता चले।
खत्ते के अंदर ना सिर्फ ईरानियन कम्युनिटी बल्कि अहले तशी कम्युनिटी जो पूरे पाकिस्तान में भी बसती है, वहाँ पर भी हमें ये देखने को मिला कि पीपल वर रियली रियली ओवरवेल्म्ड बिकॉज दे सॉ हिम एज देयर स्पिरिचुअल स्पीयरहेड, एज देयर स्पिरिचुअल लीडर। तो 1989 से जो उनका रूल था वो बिला व्हाट डू वी डू? स्पिरिचुअल लीडर है तो हम क्या करें? ये वीडियो मोनेटाइज नहीं होगी फिर से, क्योंकि ज़रूरी है दिखाना लोगों को कि इस रजीम का ये जो बूढ़ा खामिना था, इसका असल चेहरा क्या है, क्या वजह है कि लोग डांस कर रहे हैं सड़कों पे। ये हाल करती थी इस्लामिक रजीम ईरानी लोगों के साथ, जो भी मर्ग बार खबीना के नारे मारते हैं ना, जो छतों से खुशियां मना रहे हैं, बम गिर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ट्रंप का डांस कर रहे हैं। डांस भी आम डांस नहीं कर रहे, ईरान के अंदर बैठ के म्यूजिक बना रहे हैं। क्यों उनसे इतनी नफरत क्यों थी? जरा ये भी दिखाएं जरा। आंखों पे गोलियां मारी। ये आम सिविलियंस हैं इनके। तो देखो जरा, ये शर्मो, ये मुजम्मिल को नहीं कह रहा मैं, ये उन लोगों ये मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो डाउन प्ले करते हैं। ये ईरानी अवाम का हाल था, ये वजह है। ये पाकिस्तान में आसिम मुनीर रोते हैं। ये पिछले 47 साल से इन लोगों के साथ हो रहा है। ये देखो, ये तो शर्म करो। ये औरतें हैं उनकी, आम लोग हैं। ये देखो, ये औरत को चपेड़े मार रहा है पुलिस वाला। पाकिस्तान में ऐसा होता है कभी? बड़ा तुम्हें शौक है अमेरिका दुश्मनी में, हर एक अमेरिका दुश्मन को अपना अबू बना लेगा, बड़ा शौक है। ये काम वो कर रहे थे। देखो जरा, देखो ये तुम्हारी माँ होती क्या करते? ये बदमाश पुलिस वाला देखो किस तरह उसको चपेड़े मार रहा। देखो ये उसके बाल खींच रहे हैं। मेरा ख्याल ये आखिरी, मुझे नहीं पता ये कब की है, ये उन्होंने कहा कि आखिरी जो मेजर प्रोटेस्ट हुए थे 2021 के बाद, ये मासा अमीनी के जमाने की बात हो रही है। देखो ये क्या हरकतें कर रहे थे। वीडियो चलती रहेगी। ये लोग हैं, शर्म करो। आसिम मुनीर को तुम लोग बुरा भला कहते हो। आसिम मुनीर ने इसका 1% भी नहीं किया। एक मुझे याद है, वो जब 9 मई के बाद एक औरत जा रही थी, उसको पंजाब पुलिस से पकड़ा था, कितना पूरे मुल्क में गुस्सा चढ़ गया था। वहां पे ये काम रोज होता था ये काम ईरान में। इसलिए ईरान की आवाम इस घटिया रजीम से इतनी नफरत करती है। ये ऐसे है कि टीटीपी का एक टोला, कट्टर मोमनों का टोला ऊपर आके बैठ जाए और आप पूरी हुकूमत को, एस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल करे। चाहे नीचे बीच में ड्रामे, फिल्में, नाच गाने, बसंतें मनाने वाले नीचे जितने मर्जी लिबरल लोग हों, या जो जिस तरह के लंडे के लिबरल हमारे पाकिस्तान में होते हैं, कनेड कॉलेज में जाने वाले, लाहौर कॉलेज में या गवर्नमेंट कॉलेज फैसल कॉलेज में जाने वाले, उस तरह के सारे मीडियोकर किस्म के लोगों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें। इस तरह जूतियां खानी थी तुमने उन टीटीपी वालों के ऊपर से। वही जिस तरह ये देखो, चलती हुई गाड़ी से फेंक दिया उसके बाहर। ये बेशर्मी चेक करो, देखो ये इस्लामिक रजीम कर रही है। ये औरतें उनको मार रही हैं। ये देखो उसको किस तरह पकड़ के अंदर मार रहे हैं। उसने हिजाब नहीं सही तरीके से पहना हुआ था। ये क्या हो रहा है? और औरतें भी मार रही हैं। शर्म है या नहीं? ये अभी भी चल रही है वीडियो, ये वीडियो चलती रहेगी। और दिखाता हूं आपको, ठहर जाओ। ये वो वजह है। चलो बल्कि मुजम्मिल की वीडियो की तरफ वापस जाते हैं। तो ये ना भूलना कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वो है ईरान की अवाम। और आप लोगों का टेस्ट ये, अमेरिका दुश्मनी तो है आप लोगों में, अमेरिका इसराइल मरे किसी तरह। मुझे हैरत होती है पाकिस्तान के लिबरल्स भी जो है, इसको कहते हैं कलेक्टिव अनकॉन्शियस। ये कलेक्टिव अनकॉन्शियस होती है कि एक हर्ड के जो लोग होते हैं, हर्ड से मुराद है किसी भी कम्युनिटी के लोग होते हैं, गोरे काले कोई भी हो अपने पाकिस्तानी, वो इंडिविजुअली तो डिफरेंट सोचते हैं, लेकिन कलेक्टिवली उनकी एक सोच होती है। यानी हमें उर्दू जबान पसंद है, मुझे शलवार कमीज पसंद है, मुझे अपना देसी खाना पसंद है, वगैरह वगैरह। तो उसके साथ जो बायसेस अटैच हो जाते हैं, वो कलेक्टिवली सबकॉन्शियसली साथ साथ चल रहे होते हैं, लोगों को पता नहीं होता। इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में और जितने भी नॉन वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनके अंदर बचपन से डाला जाता है अमेरिका बड़ा बुरा है, अमेरिका ने ये कर दिया, वो कर दिया, अमेरिका हो रहा है, इराक, अफगानिस्तान। तो वो आपकी जो नफरत है, मैं देख रहा हूँ मोहित पीरजादा, वजाहत अली, मुझे पता नहीं वो इसने असाइलम लिया या नहीं लिया। मोहित पीरजादा असाइलम लेके अमेरिका में बैठा हुआ है, चाइना और ईरान के गीतकार है। वो तुम्हें इतना पसंद है चाइना, वो तुम्हें इतना पसंद है ईरान, तो वहां पे तुम लोग जंग तो चलो अभी शुरू हुई, जाते वहां पे क्यों नहीं हो? इनको लोकल लोगों के लिए टोटलिटेरियन रिजीम्स पसंद है, ठीक है, अपने लिए इनको अमेरिका पसंद है, इनको तालिबान आ रहे हैं। इसमें मैं मुजम्मिल की बात नहीं कर रहा, आई रियली लाइक मुजम्मिल ने तो अपोज भी किया था तालिबान को, लेकिन यहाँ पे आई थिंक ही इज गेटिंग इट समथिंग रॉन्ग। आई हैवंट फुली अंडरस्टूड हिज आर्गुमेंट, ही माइट एक्सप्लेन इट बेटर। तालिबान के लिए बड़ी खुशियां मना रहे थे ये सारे, वो जी खौफ की जंजीरें तोड़ दी है, काफर का मुंह खटा कर दिया, 20 साल हो गए,
20 साल लड़ता रहा अफगानिस्तान में अमेरिका, देखो दांत खट्टे हो गए। वो गया, उसने कहा पहाड़ से जाओ तुसी डंगर लोग, तुम लोगों को डेमोक्रेसी सूट ही नहीं करती, तुम लोग अभी भी 7वीं सदी में रह रहे हो, जाहिल लोगों, रहो मरो इधर आपस में मारो। उसके बाद क्या हुआ? औरतों को छितर पेला हो रहा, गुलामी वापस ले आया। गुलामी जिसको गोरे ने बैन किया, जिसको ये कहते हैं ना हमारे तो इस्लाम में अल्लाह मियां ने कहा था कि आहिस्ता आहिस्ता, खुद क्रेडिट लेते हैं कि इस्लाम में गुलामी इसलिए बैन नहीं की थी, आहिस्ता आहिस्ता खत्म होगी, की थी आहिस्ता आहिस्ता। ये गोरे का डंडा ना होता, तुम लोगों को दिया जाता, तुम लोगों ने तो अभी भी गुलामी बना रहे होते। और वही हो रहा है, तालिबान गुलामी वापस ले आए, दाइश भी लोंडिया बनाते थे, और ये ईरान में क्या करते हैं, ये भी लोगों को अपने इस्लाम के नाम पे मारते थे। आखिर इख्तिताम को पहुंचा और इसके अलावा हाई वैल्यू टारगेट्स जो हैं वो एक एक करके एलिमिनेट होते रहे अमेरिका और इसराइल की स्ट्राइक्स में। कुछ अहम नाम अगर मैं लूँ तो डिफेंस मिनिस्टर अमीर नसीरजादे का नाम उसमें आता है। इसके अलावा कमांडर इन चीफ ऑफ IRGC, उनको भी नहीं छोड़ा। मेजर जनरल मोहम्मद पाकपोर उनका नाम था, उनको असैसिनेट कर दिया गया। सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस काउंसिल अली शमखानी को असैसिनेट कर दिया गया। चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द आर्म फोर्सेस अब्दुल रहीम मौसवी को भी उन्होंने असैसिनेट कर दिया। यानी कि जहां दिल किया वहां पर हमला किया, प्रेसिडेंट स्ट्राइक्स की। और I don't know if he's complaining. Are you complaining about this? Because that's what happens at war. You take out the enemy leadership. There's nothing wrong with that. इसमें कोई गलत चीज नहीं है। आप अपनी जो लीडरशिप होती है डिकैपिटेट करना, लीडरशिप की डिकैपिटेशन का मकसद ये होता है, यही टारगेटेड काम होता है कि आप लीडरशिप को डिकैपिटेट करते हैं तो बाकी की रिजीम फॉल आउट हो जाए और आप जंग जीत जाए और जल्द अमन वापस आ जाए। ये हर वॉर की स्ट्रेटेजी होती है, इसमें गलत बात क्या है? और इस वक्त सूरत हाल क्या है? इस वक्त सूरत हाल ये है जनाब कि जो इंटरिम हुकूमत है वो इन प्लेस है, हम ये कह सकते हैं। वैसे तो सूरत हाल इतनी वाज़ेह नहीं है, 48 घंटे से पहले हो भी नहीं सकती कि रिप्लेस कौन करेगा उनको। लेकिन 3 लोगों की जो लीडरशिप काउंसिल है जिसमें प्रेसिडेंट मसूद पेशकियान हैं, इसके अलावा जुडिशरी के चीफ हैं और जूरिस्ट जो क्लरिक हैं वो गार्डियन काउंसिल के। इन तीनों की एक बॉडी है जो एक अबूरी सेटअप के साथ ईरान को रूल कर रही है। और इस दौरान सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री या पोलिटिकल टारगेट्स नहीं थे इसराइल के और अमेरिका के, बल्कि ये एप्स्टीन फाइल के अंदर दुनिया भर की गलाजतें करने वालों ने ना सिर्फ ईरान को जो लिबरेशन करने का नारा लगाया, उन्होंने ईरान की बच्चियों के भी स्कूलों पर हमले कर दिए। उसकी वजह यह है कि मिनाब का साउदर्न सिटी यानी कि हॉर्मुज़गान प्रोविंस, वहाँ पे शारजे तैयबा स्कूल था। इस एलिमेंट्री स्कूल के ऊपर बम गिराए गए जो कि 200 फीट दूर था किसी मिलिट्री बेस से। तो डिफेंस ये पेश किया जा रहा है 200 फीट दूर था। आई थिंक ही हैजंट सीन दैट। अगेन ये बायस है। इतनी जल्दी जब ये 10 दिन पहले जब सैयद मुजम्मिल आपने वीडियो रिकॉर्ड की, उस वक्त तो इतनी इंफॉर्मेशन क्लियर भी नहीं थी। उस वक्त तो ये भी नहीं पता था कि अमेरिका ने किया है या उन्होंने, और अभी भी नहीं पता, अभी भी इन्वेस्टिगेशन चालू है। बट मे बी इट लुक्स लाइक अमेरिका का ही एक बम गिरा हो, एक मिसाइल गिरा हो, जो कि IRGC का पूरा कमांड सेंटर था। जरा आपको दिखाते हैं कि क्या था। ये जो BBC है जो कि बहुत प्रो इस्लामिक रिजीम समझा जा रहा है, और जो CNN है वो भी प्रो इस्लामिक रिजीम है क्योंकि एंटी ट्रंप उनका स्टांस है। इस वजह से तो वो बहुत ही उनका टिल्ट जो है इस्लामिक रिजीम की तरफ नजर आ रहा है। उसकी वजह है कि सिर्फ इन्हीं दो को इजाजत दी गई है कि ये आके कवर कर सकते हैं वॉर को, बाकी किसी को इजाजत नहीं, फॉक्स न्यूज वगैरह, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर बायस्ड। ये उन्होंने भी रिपोर्ट किया, लेकिन ये देखें, ये जूम इन करके हमें बताएगा कि ये 200 फीट दूर था। Go up over to Google Earth. Let me show you where this place is located. And this is very important for everybody to understand. As we is Iran, and we start getting closer to it. I've got it pinned right up on here. You guys are about to see it. As we zoom in, you will see a very clear outline of a ये वाला जो compound. है, ये मैंने चैनल 4 की भी डॉक्यूमेंट्री देखी थी, वो भी लेफ्टी आउटलेट है। ये स्कूल है जहां पे बम गिरा, और ये 4 कंपाउंड्स हैं, 1 2 3 4 जो IRGC के हैं। Right here as it goes down. ये उस कंपाउंड का हिस्सा है। All the way around. You guys can see that wall all the way around. That is an IRGC compound. Video footage and stuff that's been taken on the ground confirms it as an IRGC. इस डिटेल में जाने के बजाय कि नहीं नहीं ये देखें अमेरिका नहीं ऐसा कर सकता, ये वो, मैं देख रहा हूँ आर्ग्यूमेंट, एक जो आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है वो ये कि it was probably based on bad intelligence, which is so likely। इसमें कोई इतनी अजीब बात नहीं है। जब आपकी 4 बिल्डिंग है, 5वीं बिल्डिंग भी आए उसी कंपाउंड के अंदर हिस्सा है, उसी की बिल्डिंग के अंदर, तो बैड इंटेलिजेंस हो सकती है। आम 160 बच्चियों को कत्ल कर देने से, बम मार के मार देने से, इसमें अमेरिका और इसराइल का कोई टैक्टिकल बेनिफिट है ही नहीं। जब उनका क्लेम ही है कि ईरानी अवाम को हम लिबरेट कर रहे हैं, तो ईरानी अवाम के ऊपर बम गिरा के वो ईरानी अवाम को कैसे खुश करेंगे? अगेन हैविंग सेड दैट, ईरान की अपनी अवाम अंदर से कह रही है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक कोलैटरल डैमेज है, ये वॉर के अंदर ये चीजें होती हैं।
ईरान की अपनी आवाम ये कह रही, लेकिन ईरान से बाहर बैठे हुए लोग, उनको बड़ी बड़ी तकलीफें होनी है। जरा मैं ठहरो, जरा एक और चीज देखते हैं। आई जस्ट वांट टू सी दिस। सैयद मुजम्मिल का चैनल में बड़े से देखा नहीं, मैं जरा देखना चाहता हूँ कि पहले इन्होंने कोई कवरेज की जो लाशों के ढेर लगाए इस्लामिक रजीम ने जनवरी में। लेट मी सी कोई वीडियो है या नहीं है। एप्स्टीन फाइल्स एक्सपोज में भी लुक्स लाइक एप्स्टीन का भी हवाला दिया। व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग? एप्स्टीन के अंदर अगर किसी का नाम है उससे क्या फर्क पड़ता? उनके 3 months ago, 3 months ago, मुझे एक भी वीडियो नजर नहीं आ रही। पाकिस्तानी ट्रांसजेंडर्स, एआई इज किलिंग योर ब्रेन। अच्छा, आगे 4 महीने। ओके, सो एक भी वीडियो हमारे सैयद मुजम्मिल भाई ने नहीं दिखाई जो ईरानी अवाम के ऊपर, जो उसकी रजीम ने जब वो बंदे मारे। इस्लामिक रजीम अपने मुंह से इकरार कर चुकी है 3000 बंदे मारे, तो ऑब्वियसली ये मिनिमम ही होगा, ऐसे कम ही बताते होते, ज्यादा तो कोई नहीं बताता। अपवर्ड एस्टिमेट है कि 30,000 लोगों को मारा गया। तो उनकी लाशों के ढेर लगा दिए गए। ये आप देख रहे हैं, लाशों के ढेर लगे हुए हैं। इस तरह की बेतहाशा वीडियोस मैं दिखा चुका हूँ, पड़ी हुई है मेरे पास, और मुझे हैरत इस बात की है, ये बड़े जो इंसानियत पसंद बन जाते हैं सारे के सारे। मैं सिर्फ सैयद मुजम्मिल की बात नहीं कर रहे, सारे के सारे। खैर सैयद, यू हैव टू एक्चुअली लुक इनटू दैट एज़ वेल। व्हाई डिड यू नॉट स्पीक अबाउट दैट? अगर आपको बड़ा दुख है इंसानी जानों का, तो ये औरत की आवाज नहीं आपको नजर आई? مملکت جمهوری اسلامی ये औरत अपने बच्चे को ढूंढ रही है और वो खामेनी को गालियां दे रही है। نظام قلبت خامنه ای अमेरिका बहुत बुरा है। ये लाशों के ढेर बाहर कुत्ते की तरह लाशें फेंकी हुई हैं और माएं उनकी आकर ढूंढ रही। यहां तक इस चीज की रिपोर्टें भी मिली कि उन्होंने जब बॉडियां वापस की, उन्होंने कहा कि बुलेट के पैसे हमें वापस करो। ये मैं नहीं बता रहा, ये ईरान की अपनी आवाम अंदर से कह रही है। अगेन, यही वीडियो आपको दिखाता रहूंगा तो 2 घंटे की वीडियो यही बन जाएगी। ये वजह है कि हमारे मुजम्मिल भाई और बहुत सारे पाकिस्तानी लोगों को बड़ा दुख है कि ईरानी अवाम के साथ उनके दिल धड़क रहे हैं। तो मैं जरा आपको ईरानी अवाम का मोन्टाज दिखा दूं कि ईरानी अवाम ईरान के अंदर बम गिर रहे हैं और वो थैंक यू ट्रंप कह रहे हैं। देखिए जरा। سپاه کثافتت قرچک و زدن تبریک به ایرانی ये अमेरिका में नहीं है, ये ईरान के अंदर वो कह रहा है थैंक यू, कंग्रेचुलेशंस टू ईरान, आईआरजीसी के हेडक्वार्टर के ऊपर बम गिर गया। تبریک به ایرانیا قرچک دوباره دارن میزنن دمتون گرم آمریکا اسرائیل پادگانه मिलिट्री का कैंप همونی पड़ा که سری قبل زد مرسی ترام بزن ترامپ بزن ترامپ. دمت گرم मारो ट्रंप। بزن که اینا خیلی ما رو زدن ये देखा क्या कहा उसने? मारो इनको क्योंकि ये हमें बड़ा मारते हैं। بزن که اینا خیلی ما رو زدن واو، موج انفجارش پنجرمون رو باز کرد. بزن عمو، بزن بیبی. बीबी बेंजामिन नेतन्याहू का नाम है। इमेजिन पाकिस्तान में नेतन्याहू को बहुत बुरा कहा जाता है ना, इन्होंने भी अपने थंबनेल में उसके ऊपर वो सींग लगाए हुए थे, टिपिकल स्टेरियोटाइप। ये हर एक मुसलमान की फीलिंग का हिस्सा है। इसलिए ईरानी नेतन्याहू को ज्यादा हीरो मानते हैं इस वजह से क्योंकि वो तंग आए हुए हैं इस रजीम से जो सऊदी अरब जैसे अमीर होना चाहिए था, क्योंकि पढ़े लिखे लोग भी हैं, इनकी बड़ी रिच हिस्ट्री है, लेकिन उनके पास बेचारों के पास खाने के लाले पड़े हुए। दैट्स व्हाई दे फकिंग हेट दिस रजीम। लेकिन हमारे ईरानी अवाम के साथ खड़े हैं। نادش هستت. همون ترامپ بزن همکنون نوشه. अंकल ट्रम्प मारो इन्हें। بزن ترام پدرشونو در بیارید. این بی پدر مادرها باید ریشهشون از ته کنده بشه. زدن جوونای ما رو به خاک و خون کشیدن. کسکشای حرومزاده. سلام زدن. دمت گرم ترام. دمت گرم بیبی. جاوید شاه. بابا عجب بی پدرایی هستی شما. آوردی پشت شرکت صاحب. ये अभी यहाँ तक पहुंची है वीडियो 1 मिनट 14 सेकंड तक, और ये जाती है वीडियो तकरीबन 4 मिनट 45 सेकंड तक। फिर वही बात आ जाएगी कि एक ही चीज का बार बार मैं ढंढोरा पीटता रहूं। तो चलें सैयद मुजम्मिल की बाकी की वीडियो को भी देखते हैं। जा रहा है कि दरअसल टारगेट मिस हो गया, स्कूल पे हमला हो गया और 148 बच्चियां जो स्कूल में पढ़ रही थी उनकी जानें चली गई इसमें। इस नौयत के सीवियर वॉर क्राइम्स इनकी तरफ से किए गए। इन War सारे crimes. Again, it doesn't suit you if you don't talk about the regime's war crime. ये war crime नहीं है। war crime ये तब है जब ये जानबूझ के मारा गया हो, जब उसके पीछे इंटेंट हो। ये आईआरजीसी के 4 हेडक्वार्टर्स थे, उनके साथ वहां पे एक स्कूल था, बैड इंटेलिजेंस की बेस के ऊपर ये हो गया। जंगों में फ्रेंडली फायर में जहाज अपने ही मुल्क के जहाज के ऊपर बम भी गिरा देते होते हैं, इसको कहते हैं फ्रेंडली फायर।
फायर, और अभी तक 2 हफ्ते के ऑपरेशन में 2 हफ्ते होने लगे हैं, अभी तक एक ही इस तरह का ऑपरेशन हुआ जिसके अंदर ये जो बच्चियों की सो कॉल्ड लाशें हैं, इसकी वीडियो अभी तक नहीं नजर आई। जब हमने देखा था ना हमास में वो क्राइसिस एक्टर भी होते थे, वो खून की बहुत सारी वीडियोस ऐसी पकड़ी गई, वो वीडियोस दिखाते थे क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा था कि हम वीडियोस दिखाएंगे, लोगों को उकसाएंगे कि देखो कितना जुल्म हो गया, बॉडियां उड़ गई। ऑफ कोर्स वॉर इज अगली, लेकिन इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं आई। अटैक्स के अंदर ईरान में रेड क्रिसेंट सोसाइटी के मुताबिक 200 के करीब ईरानियंस की जान जा चुकी है, हज़ारों ज़ख्मी हैं। और अगर ईरानियन रिस्पांस की बात करें तो उसमें भी मैं ये कह सकता हूँ कि कैलकुलेटेड स्ट्राइक्स आगे से जो की गई हैं उसमें ईरान को फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो गया, क्योंकि कैलकुलेटेड स्ट्राइक्स, हाउ डू यू नो कैलकुलेटेड स्ट्राइक? जो दुबई के एयरपोर्ट के ऊपर जो मारे जा रहे हैं, सऊदी अरब की रिफाइनरी के ऊपर मारा जा रहा है, सॉरी बुर्ज अल अरब के ऊपर, मैं एक पेंडू पाकिस्तानी की वीडियो देख रहा था, मुझे किसी ने भेजी, ठहरो जरा मैं आपको दिखाऊं, ऐसे टिका के झूठ मारते हैं, पता नहीं यार ये क्या कौम है यार। मुझे दिस इज व्हाई आई एक्चुअली डोंट एक्सपेक्ट, आई एम नॉट पुटिंग सैयद मुज़म्मिल इन द सेम कैटेगरी, okay, I'm more than happy to have a debate with Sayyid Muzammil if he ever wants to on this topic. I don't think anyone, मेरा नहीं ख्याल कोई भी बंदा इस्लामिक रजीम को, कोई भी बंदा जो इंसानियत पसंद होने का दावा करता है, वो इस रजीम के साथ नहीं खड़ा हो सकता। जरा इन बांदरों की जरा देखें, ये देखो यार, नोम चॉम्स्की और ये आइंस्टाइन बैठे हुए हैं, कितने कॉन्फिडेंस के साथ देखना इसकी गप सुनना भी। पता है यूएई में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस वक्त किसकी? अच्छा, इजराइल की। ओए, वहां पर जाके देखें, तीसरा बंदा हर जो है वो इसराइली है। तीसरा बंदा इसराइली वो इसराइल की तो अपनी आबादी थोड़ी सी है 70 लाख तो उनकी अपनी आबादी है। उन्होंने जो बुर्जुल अरब पे मारा है, बुर्जुल अरब में मुसाद का हेडक्वार्टर बना हुआ था। ओए, आइडिया पूरी उधर ही बैठी हुई थी। तेनू किन्ने दसिया है? उन्होंने ऐसे तो नहीं मारा, बिल्कुल सही। वो उनकी बड़ी इंटेलिजेंस है यार बहुत बड़ी इंटेलिजेंस है। एक जगह पे खोते की तरह बैठते हैं, वो पूरे के पूरे बम मारते हैं, ऊपर से सारे के पूरी लीडरशिप उड़ जाती है, 40 लीडर उड़ जाते हैं। यही काम उन्होंने पहले हिजबुल्लाह की लीडरशिप उड़ाई, हमास की लीडरशिप उड़ाई, ईरान के अंदर ईरान की पहले लीडरशिप 12 जन की, बड़ी इंटेलिजेंस है उनकी। वो अब जो उनका सबसे ऊपर जो IRGC का जो कुद्स फोर्स का जो लीडर था, जो सुलेमानी के बाद आया था, उन्होंने अब उसको टांगा है, उसके ऊपर जोक बन गया था कि वो है मुसाद का प्लांटेड बंदा जो ये हर हमले से बच जाता था। मुझे उसका नाम भूल गया, ईमानी मेरा ख्याल उसका नाम है, क्या है वो, हर हमले में बच जाता है। तो अब इसमें भी बच गया, खमीनाई वाले में भी, तो अब उन्होंने उसको भड़का दिया ये किया। वो बड़ी उनकी जी इंटेलिजेंस है। इतनी दुनिया से मार पड़ रही है इन लोगों को, लेकिन रस्सी जल जाएगी, बल नहीं जाएगा। ये अभी भी सोशल मीडिया पे हम जीत गए, तल अवीव को हमने गजा बना दिया। एनीवे, लेट्स फिनिश दिस। जो रिस्पांस सामने आता है उसमें गल्फ के तमाम कंट्रीज जो शायद सिंपथाइज कर लेते हैं ईरान से, वैसे तो वहां सब में मिलिट्री बेसिस मौजूद हैं, क्योंकि ईरान के अलावा चारों तरफ अमेरिकी बेसिस से घिरा हुआ है पूरा गल्फ, पूरा मिडल ईस्ट, और जिसमें जॉर्डन भी आता है, जिसमें इराक भी है, जिसमें सीरिया भी है, ओमान भी है, इजिप्ट भी है, सऊदी अरेबिया भी है, UAE भी है, कुवैत भी है, बहरीन भी है, कतर भी है। इन सब ममालिक में US मिलिट्री बेसिस हैं। ईरान ने ये सोच, और क्यों है ये नहीं बताया क्यों है। वो उन मुल्कों ने खुद रिक्वेस्ट किया हुआ है, किससे बचने के लिए? उनको किससे थ्रेट है? सिर्फ ईरान से थ्रेट है। ईरान से बचने के लिए उन्होंने अपनी बेसिस अमेरिका को दी हुई कि अगर ईरान हम पे हमला करता है तो प्लीज हमारी हेल्प कर देना। ये बताना भूल गए मुज़म्मिल भाई। कि अगर आप हमारी लीडरशिप को मारना चाहते हैं, अगर आप हमारी हुकूमत गिराना चाह रहे हैं, हमारी टेरिटरी में घुस आए हैं, तो हम आपकी कोई बेस भी नहीं छोड़ेंगे। तो ईरान ने जवाबी हमले करना शुरू कर दिए, मिसाइल मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ जाहिर बात है, जंग में तो ये होगा, करना शुरू कर दिए। सबसे ज़्यादा दुनिया के महफूज तस्वर होने वाले ममालिक भी महफूज नहीं रहे। मैं बात कर रहा हूँ UAE की, दुबई की, अबू धाबी की, जहाँ दुनिया भर के लोग इन्वेस्ट करते थे कि यहाँ हमारी सरमायाकारी महफूज रहेगी, लेकिन दुनिया ने देखा कि मिनट्स के अंदर वहाँ पर मिसाइल्स गिरे, और वो इलाके जो सबसे महफूज तस्वर होते थे, आग लगती हुई, धमाके होते हुए और लोगों के भागते हुए फुटेज सामने आई। 5th फ्लीट हेडक्वार्टर बहरीन के अंदर, उसको ईरान ने अटैक किया। अल उबैद एयरबेस कतर में उसको अटैक किया। अली अल सलीम एयरबेस कुवैत में उसको अटैक किया। 137 मिसाइल फायर किए UAE के ऊपर, 209 ड्रोन्स फायर किए। इसके अलावा धफरा एयरबेस जो थी अबू धाबी की, उस पर हमला में जो हमले हुए उसमें एक खातून की जान जाने की खबर आती है सिर्फ। इसके अलावा एरबिल एयरबेस जो इराक की है, कुर्दिस्तान के अंदर, वहां पर ईरान ने हमले किए, वहां से आग भड़कती हुई होती है। तो ठीक है, आगे चलें, आगे बताएं अपना पॉइंट दें। USS अब्राहम लिंकन अरेबियन सी में उन्होंने पार्क किया हुआ है, जहाँ से हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट्स, ETC उड़ते हैं, एयर स्ट्रिप्स यूज़ करते हैं उसकी। और साथ साथ जेरल्ड आर फोर्ड, USS जेरल्ड आर फोर्ड को भी वहाँ पर स्टेशन किया गया है अमेरिका की तरफ से। और इसके अलावा 3 कॉम्बैट शिप्स हैं, F-15 स्ट्राइक ईगल एयरक्राफ्ट्स हैं, इन सब से अमेरिका ने हमले किए। तो इसीलिए ईरान ने आउट ऑफ शेयर हेल्पलेसनेस तमाम मिलिट्री टारगेट्स को अटैक करना शुरू कर दिया। ये नहीं सोचा कि तमाम गल्फ कंट्रीज़ की एक अलायंस हमारे खिलाफ बन सकती है। अफेक्ट क्या हुआ? कुछ भी नहीं। कोई कैजुअलिटी हुई? ऑलमोस्ट नहीं हुई। बड़ा डैमेज हुआ? नहीं हुआ। लेकिन सिंबॉलिक तौर पर तमाम गल्फ स्टेट ने कंडेम करना शुरू कर दिया ईरानियन अग्रेशन को, और ये कहा
कहा कि आपने हमारी सोवरेनिटी को ब्रीच किया है, जबकि हमने डायरेक्टली आप पे कभी हमला नहीं किया। इस तरह से तमाम अरब दुनिया की दुश्मनी भी मोल ले ली। वो और बात है कि अरब दुनिया किसी काबिल तो है नहीं कि वो ईरान को प्रोटेक्ट करती, या फिर अमेरिका मिलिटेंट ऑफशूट्स जो थी जिसमें यमनी हूसी थे, या इसके अलावा बशार अल असद की सीरिया में रेजिम थी, या जॉर्डन के अंदर या दीगर ममालिक के अंदर हिजबुल्लाह थी, हमास थी गाजा के अंदर। आई डोंट नो व्हाट ही इज सेइंग। मुझे इसका आर्गुमेंट चाहिए, आर्गुमेंट क्या है, लेकिन मैं आपको एक और वीडियो दिखा दूं आगे जाने से पहले। ये हमारे मोमिन्स बड़े बेचारे, मुझे नहीं पता है ये किस किस्म के लोग हैं, लेकिन मैं मुजम्मिल की बात नहीं कर रहा, मैं आम बात कर रहा हूँ। पहले उंगली करते रहते हैं, शरारतें करते रहते हैं, बड़े बड़े नारे मारते रहते हैं, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू अमेरिका कहते रहते हैं। जब अमेरिका वापस आ गया था, ठाडिया सीधा करता रोने लग जाते, ये अबे अमेरिका ने क्या किया हमारे साथ, ये खामिना जो मारा है उसकी जरा सुने जरा बात। این مسئله آمریکا و ایران اینی که شما میگید مرگ بر آمریکا این یه شعار نیست. कह रहा जब हम मार्ग बार अमेरिका का नारा लगाते हैं तो ये सिर्फ नारा नहीं है, ये हमारी पॉलिसी है। صرفا این یک خط مشیه. اگر حمایت آمریکا نبود، اگر پشتیبانی‌های تسلیحاتی آمریکا نبود، دولت فاسد جعلی دروغ अगर अमेरिका ना होता तो ज़ायनिस्ट रजीम ना होती, ये वो जरा इमेजिन करें, ये बुढ़ा जो है 47 साल तक सारी उम्र अमेरिका से लड़ने के लिए तैयारी करता रहा, पहले दिन जंग ही लड़ गया। यही काम पहले इन्होंने हमास ने किया, जाके खुशियां मनाई, बंदे मार दिए, उनकी औरतों को पीछे गोलियां मारी, मर्दों के बड़े वहीं पे नंगा किया, उनको उठा के ले गए कईयों को। ठीक है, जंग शुरू की ना आपने, उंगली की ना आपने, फिर जब फैंटी पड़ती है तो रोने लग जाते हैं। यानी जो कौम वैसे हीरो बड़ी बनती है, हमें मरने से डर नहीं, शहादत के जज्बे से हम सरशार होने, चीखें बड़ी मारते मरते वक्त। वाटर राशनिंग शुरू हो गई, पानी अर्बन सेंटर्स में खत्म होना शुरू हो गया। हमने 3000 ईरानियंस को मारा है। तो आयतुल्लाह की रजीम ने 28 दिसंबर 2025 में शुरू होने वाले मुख्तलिफ एहतजाजों में अपने ही 3000 शहरियों को मार दिया था, सेबाजी की। सॉरी मुजम्मिल, आपने ये बात कर दी, बहुत शुक्रिया, देखना चाह रहा हूँ आगे। सारी इंसर्जेंसी जो लड़ाई होती है, मैंने इसलिए कहा, मैंने ये वीडियोस आपकी पहले नहीं देखी, इससे आई एम गिविंग अ लाइव रिएक्शन। आई वांट टू एक्चुअली अंडरस्टैंड योर आर्गुमेंट। ये देखा कि महंगाई में शदीद इजाफा हो गया, 1.7 मिलियन यानी कि 17 लाख ईरानी रियाल्स का $1 हो गया। वाटर राशनिंग शुरू हो गई, पानी अर्बन सेंटर्स में ख़त्म होना शुरू हो गया, और ग़ज़ाई किल्लत पैदा होना शुरू हो गई। बाजारी कम्युनिटी सड़कों पर आ गई, एहतजाज किया, रजीम को बाहर निकालने की नारेबाजी की। और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद यह हुआ कि आलमी मीडिया तो ये कहता है कि 15 से 20 हज़ार लोगों को आयतुल्लाह की रजीम ने बुचर कर दिया। लेकिन चूंकि मुझे पता है कि आप सब यही कहेंगे कि उनके फैक्ट्स पर रिलाय नहीं कर सकते क्योंकि वो एंटी ईरानियन मीडिया है, तो ईरान की अपनी हुकूमत ने यह तस्लीम किया कि हमने 3000 ईरानियंस को मारा है। तो आयतुल्लाह की रजीम ने 28 दिसंबर 2025 में शुरू होने वाले मुख्तलिफ एहतजाजों में अपने ही 3000 शहरियों को मार दिया था, जिसके बाद से एंटी गवर्नमेंट सेंटिमेंट भी पीक पर था। हम ये भी डिनाई नहीं कर सकते कि प्रो गवर्नमेंट सपोर्टर्स भी वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, और बहुत ही मैसिव पोलराइजेशन ईरान के अंदर एग्जिस्ट करती है। अकॉर्डिंग टू मेनी एस्टिमेट्स इट्स ओनली 10 to 15%। और यही देख लें कि जो उनके हक में भी जो निकलते हैं वो कौन है, वो काले निकाबों वाली और उनके जो मर्द हैं, वो यानी ये ऐसे ही है जैसे मैंने आपको बताया कि टीएलपी का टोला या टीटीपी का टोला, जाहिर बात है उनकी फैमिलियां तो हैं, वो हार्डकोर लोग तो हैं। ये 10 से 15% उनको लोग सपोर्ट करते हैं, ज्यादा नहीं करते। इसीलिए बहुत से लोग ये इल्जाम भी लगाते और हैं। अगर कोई ये कहता ना नहीं ये तुम्हारा नंबर 10 to 15, 20% भी जो है ये हम इसको नहीं मानते, तो भाई इसीलिए दुनिया में हम कहते हैं डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इलेक्शन करवाओ। ये इनके इलेक्टेड प्रेसिडेंट की औकात है कि उसने आगे का माफी मांगी कि हम अपने गल्फ कंट्री से माफी मांगते हैं, हमने कोई नहीं वो हमले अब नहीं करेंगे। उन्होंने उसके फौरन बाद ही हमले करना शुरू कर दिए, दुबई के ऊपर भी और बहरीन कतर के ऊपर भी, क्योंकि IRGC जो है वो असल ताकत रखती है, IRGC। और वैसे भी कौन सी इनकी जो, और जो सुप्रीम लीडर था वो सुप्रीम लीडर था पिछले, ये कैसी डेमोक्रेसी है कि आपका सुप्रीम लीडर किम जोंग उन भी इलेक्शन करवा दे? हाँ जी, बड़ी डेमोक्रेसी हमारे अंदर, कोई डेमोक्रेसी नहीं है। पहले उनकी डेड बॉडी की तस्वीर इजराइल और अमेरिका के हाथ लग गई, वो ये क्लेम कर रहे थे, मीडिया को नहीं मिली। कैसे हुआ किसी को नहीं मालूम, लेकिन इसका एक और डायरेक्शन भी है, वो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूजेज जो है इस खित्ते के अंदर इजराइल ने बहुत पहले से शुरू कर दिया था, जिसमें रोबोटिक गन्स यानी कि किलर रोबोट्स का ये लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये कहानियां नहीं है, गूगल कर लीजिए कि मुख्तलिफ AI इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर के जरिए और आर्म टेक्नोलॉजी के जरिए, जिसको किलर रोबोट्स जिस तरह से मैंने आपको बताया कहते हैं, इन्होंने गाजा स्ट्रिप में भी उनका इस्तेमाल किया था। इसमें से कुछ का नाम है लेवेंडर, नंबर 1 लेवेंडर टेक्नोलॉजी, अगर आप इसको गूगल करें। नंबर 2 द गॉस्पेल, नंबर 3 वेयर इज डैडी। ये वो नाम रखे हुए हैं इंटेलिजेंस नेटवर्क्स के। तो लेवेंडर के जरिए इन्होंने 37,000 टारगेट्स आइडेंटिफाई किए थे गाजा के अंदर, 37,000 लोगों को आइडेंटिफाई किया AI के जरिए, और फिर AI डिप्लॉयमेंट के साथ ड्रोन्स और मशीन गन्स के जरिए उनको मारा। तो यहाँ पर भी कंफर्म नहीं है ये बात, लेकिन अगर है ये तो अच्छी बात है। बल्कि एक बहुत बड़ा कंसर्न UN की तरफ से भी बहुत सी बॉडीज क्रिटिसाइज कर चुकी हैं कि ये जो ऑटोनोमस किलिंग रोबोट्स हैं इनको रोकना पड़ेगा,
जाएगा, अदरवाइज ये बुचर कर सकते हैं इंसानों को, और इन पर इंसानों का अपना कंट्रोल भी हाथ से निकल सकता है अगर हमने इनको ना रोका। लेकिन उसके बावजूद ओपन एआई ने बहुत से सीक्रेट एग्रीमेंट्स भी कर रखे हैं यूएस मिलिट्री के साथ, सीआईए के साथ, और यहाँ पर भी इंटेलिजेंस थी सीआईए की जिसने आयतुल्लाह को असैसिनेट किया, और उन्होंने इंटेलिजेंस प्रोवाइड की इजराइल को, और इजराइल ने आकर ये फाइनल अटैक किया उनके कंपाउंड के ऊपर जहाँ पर इजलास हो रहा था। दे वर कंप्लीटली विदाउट कवर, कोई इल्म नहीं था उनको कि वो कितना वल्नरेबल है, और इस तरह से उन्होंने मॉकिंगली आके सबको, टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट करना शुरू कर दिया। जो उनके सदर है मसूद, उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया कि ये ओपन डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है मुसलमानों के खिलाफ। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपके खित्ते का कोई एक मुस्लिम मुल्क भी ऐसा है जो एंटी इजराइल और एंटी अमेरिका हो, क्योंकि सब ने मिलिट्री बेसिस उनको दी हुई है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के ऊपर ये जो तनकीद होती है मेरी समझ से बाहर है। बहुत से लोग सोशल मीडिया पे अपने फेवरेट लीडर का रोना रो रहे हैं और वो कह रहे हैं वो होता तो उसने मुंह तोड़ देना था। और भाई जब वो था ना, कासिम सुलेमानी की असैसिनेशन हुई थी, ट्रंप ने कहा था कि कांग्रेचुलेट किया था फोन करके उन्होंने, कि मजा आ गया, जिसके लिए आप यहाँ पे छाती पीट रहे हो। एब्सोल्युटली नॉट कहने वाला नहीं है। इस किस्म की इडियोसिंक्रेसीज फैलाते हो ना कि आपको मुल्क की डेफिनेशन का ही नहीं पता होता, आप सारे मुल्क को, सारी रियासत को कन्फाइन कर देते हो एक आदमी के ऊपर, कि अगर एक आदमी आएगा ना तो रियासती रिस्पॉन्स ही तब्दील हो जाएगा। और ईरान के साथ लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनरशिप का मैंने पहले भी जिक्र किया था कि हम वो मुल्क हैं जिसने सबसे ज्यादा जोर मारा पूरी दुनिया में कि ईरान के पास जौहरी हथियार आ जाएं, लेकिन जब IAEA की इंस्पेक्शन हुई तो उन्होंने हमारा नाम दे दिया उनको। दूसरा ये है कि बॉर्डर टेररिज्म को भी हमने ईरान से टॉलरेट किया हुआ है, हमारे यहाँ पे उनकी तरफ से बमबारी भी होती रही, चाबहार पोर्ट उन्होंने इंडिया के हवाले कर दिया, और इस सब के बावजूद हमने ईरान को कंडेम नहीं किया, ना इजरायली स्ट्राइक्स को, ना अमेरिकन और अभी पिछले साल ईरान ने मिसाइल भी मारा था पाकिस्तान में, स्ट्राइक्स को सेलिब्रेट किया। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी स्टेज के ऊपर परफेक्टली पॉइज्ड और प्रैग्मेटिक है, जैसे कि होनी चाहिए। अगर किसी का ये दिल कर रहा है, किसी को ख्वाहिश हो रही है कि लड़ पड़ो, बम चला दो, उनको ये नहीं पता कि दुनिया के बाकी ममालिक का फिर हाल क्या हुआ था जो प्रैग्मेटिज्म को छोड़ते हैं ना, जिसमें आप लीबिया देख लें, जिसमें आप सीरिया देख लें, जिसमें अफगानिस्तान देख लें, जिसमें इराक देख लें, जिसमें ईरान देख लें, और अब ईरान भी देख लीजिए आप। ये वो मुल्क है जिसने एक ग्लोबल एम्पायर से लड़ने के लिए, सोवियत रशिया के लिए आज तक कॉस्ट पे की है। अभी तक यहाँ ओपीएम और क्लैशनिकोव खत्म नहीं हो रही, रेफ्यूजी क्राइसिस डील नहीं हो रहा अभी तक। आप अभी भी यही चाहते हैं कि घुस जाओ और लड़ पड़ो और मुंह तोड़ दो जाके। ये जज्बात के साथ रियासतें नहीं चलती, रियासत चलती है प्रैग्मेटिज्म के साथ। किसी को अच्छा लगता है नहीं लगता, वो उनकी मर्जी है। पाकिस्तान ने ईरान पर होने वाले एग्रेशन को भी कंडेम किया है इजराइल और अमेरिका की तरफ से, और साथ साथ गल्फ स्टेट में जो क्लोज पार्टनर्स हैं जिस तरह UAE है और सऊदी अरेबिया, उन पर ईरानियन एग्रेशन को भी कंडेम किया है। और अगर कोई ये कहता है ना कि ये किस किस्म की पॉलिसी हुई कि क्लैरिटी नहीं है, तो फॉरेन पॉलिसी है ही नाम झूठ बोलने का, अगर समझ आती है तो ठीक है, अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं पढ़ना आता। इसका मतलब ये है, अ सक्सेसफुल फॉरेन पॉलिसी इज द वन दैट अवॉइड्स कन्फ्रंटेशन, convinces all people that you are with them, and also ensures the protection of your own populace. That's actually fair. That's a very fair comment. ये खैर पाकिस्तानी आवाम जो है वो डफर है, वो कहते हैं बम चला दो यहाँ पे आप लग पता ही जाने कि यहाँ पे होगा क्या। पहले तो अमेरिका बहुत मारेगा, बहुत पिटाई करेगा आपकी, बहुत ज्यादा टिका के पिटाई करेगा। कुछ जुनूनी कहेंगे हमने, फिर चलो जी एक आधा बम इंडिया पे भी फेंक देते हैं, हालांकि इंडिया का उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो ये इनकी फैंटेसीज हैं डफर वाले। लेकिन पहले अमेरिका बड़ी पिटाई करेगा, फिर इंडिया भी मिलकर पिटाई करेगा, फिर यहाँ पर वो उसको एक छोड़ के चले जाएंगे, फिर यहाँ पे TTP आ जाएगी, TLP आ जाएगी, दे विल मेक श्योर कि आप भी कभी बम ना बना सकें। तो ये आपका हाल होना, और आपको जन्नत जुन्नत होता है जाके मिलना कुछ नहीं है। वेख लो ना खमीनी होता है जाके एंजॉय करें इस वेले अच्छा, आई डोंट नो, आई थिंक मे बी इसमें कोई इतनी गलत बात नहीं थी वैसे यार। आई कैन अंडरस्टैंड ही इज अ लिटिल बिट अपसेट अबाउट द प्रोस्पेक्ट ऑफ द वॉर, लेकिन ये यहाँ तक अभी तक कोई मेरा नहीं ख्याल कोई इतनी कोई खास गलत बात इसने की। आई डोंट नो। एक और वीडियो है, चलो उसको क्विकली देखते हैं, सैयद मुज़म्मिल की, जिसमें उन्होंने ये वाला लगाया। मैंने थोड़ा सा देखा था तो मैंने कहा इसके ऊपर भी लाइव रिएक्शन देते हैं। ये ईरान टोटल डिस्ट्रक्शन एक्सपोज मिडिल ईस्ट लास्ट वॉर, चले। और इसमें नेतन्याहू के सर पे सींग लगाए हैं, देखते हैं क्या पॉइंट है। יש לנו תוכנית סדורה עם הרבה הפתעות, לערער את המשטר, לאפשר שינוי. ترى لمرات يلدغ غليظ لحمتها مرة نحملنك وبنقوم بواجبنا تجاه بلادنا واهلنا ومقيمين في عندنا. بنزین وقتی میزنه میخواد شما مردم اذیت بشید، میخواد کارهای نظامی نیست، بنزین برای مردمه، بنزین برای اینکه तो ख़वातीन की आज़ादी के नारे के साथ शुरू होने वाली जंग, जिसका आगाज़ ही पहले उस अटैक से होता है जिसमें 150 बच्चियों की कब्रें खोद के रख दी नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने, वो बिलाखिर अपने हकीकी मकसद, ओरिजिनल क्विंटेसेंशियल एंड प्राइम ऑब्जेक्टिव यानी कि तेल तक पहुंच चुकी है। क्योंकि आपको मालूम है कि अमेरिका की पूरी तारीख और इसकी पूरी फॉरेन पॉलिसी भरी पड़ी है ऐसे वाक़यात से जहां वो जमहूरियत इंस्टॉल करने जाते हैं किसी मुल्क में और अचानक से वहां पे रहमत बरसती है और तेल के चश्मे फूट पड़ते हैं। तो यहाँ पर भी यही हुआ कि आए तो ये ख़वातीन की लिबरेशन के लिए अलाइंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट होता है, इस पे क्या गलत बात है? ये तंज मारना, अमेरिका का दुश्मन तो ये पिछले 47 साल से है, लेकिन ये रीजन अलोन नहीं था अमेरिका का ईरान के साथ जंग करने पे। इसराइल का भी दुश्मन ईरान पिछले 47 साल से है। ये दो मुल्कों का दुश्मन है, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इसराइल, लेकिन फिर भी अब तक हमला क्यों नहीं किया? उसकी वजह बड़ी सिंपल सी है कि पहली दफा ईरान की तारीख में ये रिजीम इतनी कमजोर थी कि जो उनके हॉक्स हैं अमेरिका के, उन्होंने कहा इससे अच्छी और अपॉर्चुनिटी हो ही नहीं सकती। तो ये तीन वजूहात हों, तीन आपके गोल्स हों, तो ये अलाइन करते हैं और कॉमन इंटरेस्ट हो, तो इसमें गलत बात क्या है? और उसके साथ बड़ी सारी चीजें भी होंगी। जाहिर बात है अमेरिका बम भी लगाएगा तो उसमें डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स को भी फायदा होगा। यस, उसके बाद जो ऑयल है वो भी मार्केट में आएगा। इसमें गलत बात क्या है? वो ग्लोबल कम्युनिटी का हिस्सा बनेगा। जो रजा पहलवी जो ईरान की अवाम जावेद शाह के नारे मार रही है, वो कह रहा है कि हम ग्लोबल कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे। ग्लोबल कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे, दुनिया बाहर से तेल की कंपनियां आएंगे, ड्रिल करेंगे, तेल लगाएंगे, निकालेंगे, सारे अमीर होंगे, पैसा बनाएंगे। इसमें गलत बात क्या है? सऊदी अरब कर रहा, यूएई ने किया,
कुवैत कर रहा है, कतर कर रहा है, सारे कर रहे हैं, तो ईरान क्यों नहीं कर सकता? इसमें गलत बात क्या है? ये that's very stupid. What a stupid way to look at it. ये थे according to some of the people sitting inside and outside Pakistan and the Iranian diaspora as well कि आए तो खवातीन की लिबरेशन के लिए थे, लेकिन बिला It's not just नहीं आए तो सिर्फ एक चीज कभी भी नहीं होती, जंग का एक ऑब्जेक्टिव कभी भी नहीं होता। इवन के जो स्टेटेड गोल है उसमें भी उन्होंने 3 गोल रखे हैं कि इसका न्यूक्लियर सिस्टम तबाह कर दो, बैलिस्टिक प्रोग्राम तबाह कर दो और इसको इनकेपेबल कर दो कि ये अपनी प्रॉक्सीज को फंड करे, हमास, हिजबुल्लाह, हुतीज को। चेरी आइसिंग ऑन द केक ये है कि पूरी रजीम ही टॉपल हो जाए जो ईरान की आवाम कह रही है। और ये इन्होंने आपने गलत बात बोल दी ना कि सिर्फ ईरानी डायस्पोरा कर रही है। मैंने आपको वीडियोस भी दिखाई हैं, लोग खुशियां मना रहे हैं ईरान सड़कों के ऊपर, ईरान तेहरान के अंदर लोग खुशियां मना रहे हैं, बम गिर रहे हैं उनके इस्लामिक रजीम के ऊपर। इसको कहते हैं शेयर्ड इंटरेस्ट, कॉमन गोल्स, शेयर्ड वैल्यूज। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट सैयद। आई होप दैट यू वुड हैव नोन दिस। फिर अपने मुंह से मान रहे हैं कि हम तेल लेने आए हैं, और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ हवाई छोड़ रहा हूं मैं, तो जनाब जेरड एगन तेल में अगेन देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एनर्जी के व्हाइट हाउस के तर्जुमानों में से एक हैं, वो क्या कहते हैं जनाब, जो ऑफिशियल हैं व्हाइट हाउस के, वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म प्लान ये है कि ये जो दहशतगर्द ईरानी है ना, इनके हाथों से हमने तेल छीन के अपने कब्जे में लेना है। सुने जरा, This is a long-term game because what we want to do is get such massive oil reserves in Iran out of the hands of terrorists. तो अब हाम हो गया खत्म, अपने मुंह से वो खुद मान गए कि हम तेल के पीछे आए हैं। हाँ, नहीं ये नहीं उसने कहा यार सैयद, क्या हो गया? ये नहीं उसने कहा। उसने कहा कि हमने एक इस्लामिक टेररिस्ट रजीम के हाथों से तेल को निकालना है। इसमें गलत बात क्या है? अगर रजा पहलवी की हुकूमत आती है, एक ऐसी इंक्लूसिव हुकूमत आती है जो डेमोक्रेटिक है, जो ग्लोबल कम्युनिटी का हिस्सा बनता है, सो उसमें गलत बात क्या है? इसके हाथ से तेल को निकाल के जो ये तेल के पैसे से हमास को आर्म करते हैं, हिजबुल्लाह को आर्म करते हैं, तो ये तो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है। व्हाट्स रॉन्ग अबाउट दैट? वाओ, और तेल ही सीज I would have expected better from you. है और तेल खाने वाली मशीनरी हैं हम। तो इसके बाद में कोई दो राय रहती नहीं है कि अब इन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही आगे जाना है। इजराइल के लिए ऑब्जेक्टिव जंग का क्या है? सिविल वॉर, डिसइंटीग्रेशन ऑफ ईरान, मुख्तलिफ हिस्सों में ईरान को बांट दिया जाए, वहां पर एक मैसिव सिविल वॉर हो जाए और उसके ये भी नेतन्याहू ने स्पीच दी है, इसका भी क्लिप आपके पास है या नहीं सैयद? टुकड़े हो जाएं इराक की तरह। लेकिन अमेरिका का ऑब्जेक्टिव जो है वो इसी नौयत का है, क्योंकि अमेरिका ये नहीं चाहेगा कि वो जिस मुल्क में एक मरतबा फिर से घुसा है, लीबिया, इराक और अफगानिस्तान के बाद, वहां इतनी इंस्टेबिलिटी छोड़ के जाए कि दुनिया भर की आवाम उनको लानते दें। तो अमेरिका का It's actually the exact opposite this time. पीट हेग्सेट भी बार-बार ये कह रहा है कि हमने बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं रखने, और अगर बूट्स ऑन द ग्राउंड जाते भी हैं तो हमने नेशन बिल्डिंग नहीं करनी। अमेरिका को एक अच्छा काम करने पे इतनी गालियां पड़ी दुनिया से। यानी आज से पहले क्या होता था, इवन अमेरिका भी ये काम मारा, चीजें तोड़-फोड़ की और वापस चले गए। मुझे याद है जब 2001 में जब अफगानिस्तान की वॉर ऑन टेरर हुई थी, तब मुशर्रफ यही कहता होता था कि आप पहले 80s में भी आए थे, फिर एकदम से मार ताड़ के चले गए, आपने रीबिल्डिंग नहीं की, नेशन बिल्डिंग नहीं की। तो इस पे इन्होंने जोर लगाया कि इस दफा हम अफगानिस्तान की और इराक की नेशन बिल्डिंग करेंगे। नेशन बिल्डिंग जब करने शुरू की तो इंसर्जेंसी शुरू हो गई, डीपाथिफिकेशन हुई इराक की, जिसकी वजह से उनके अपने फौजी भी मरे और कोई कामयाबी नहीं हुई। तो अमेरिका के लोगों ने कहा, अमेरिका एक बड़ी दुनिया की सबसे ज्यादा एनालिसिस करने वाली कौम है। जितनी स्टडीज वो पेंटागन जितना बड़ा उन्होंने बनाया हुआ, वो ऐसे ही नहीं है, उसमें इतनी रिपोर्ट्स बनाते हैं, लाखों सफों की रिपोर्ट्स क्रिएट करते हैं, स्ट्रेटजीज क्रिएट करते हैं, एंड इवन देन थिंग्स डोंट वर्क आउट। तो उनके एक्सपर्टों ने कहा कि यार हमें कितने नफलों का स्वाब है कि हम नेशन बिल्डिंग करते हैं कि हम चलें जी हम डेमोक्रेसी इंस्टॉल करते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी इंस्टॉल नहीं होती। ये तो खोते औरतों को खोता बना के रखने वाले लोग हैं। ये लोग तो कहते हैं मारो धाड़ो इनकी, ये करो वो करो, तो हमें क्या फायदा? वो बम मारो निकल जाओ। तो इस दफा पीट हेग्सेट और ट्रंप के पास ये बहुत बड़ा गेट आउट ऑफ जेल कार्ड है, उसे तोड़ फोड़ करनी है। जिस पहाड़ के अंदर उन्होंने इनरिच्ड यूरेनियम रखा हुआ है, 60% इनरिच्ड यूरेनियम, जिसके ऊपर एक बड़ी क्वेश्चन मार्क है कि उसको कैसे खत्म करेंगे, क्योंकि पहाड़ के अंदर जाएंगे तो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन होगा तो फिर पकड़े जाएंगे, इन्वेजन फुल करेंगे तो फंस ना जाएं, और अगर इन्वेजन करते भी हैं तो फिर क्या हम रिजीम चेंज करेंगे? हमें नेशन बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट में पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? ट्रंप ने अपनी ऑप्शन ओपन रखी हुई है, वो ये नहीं कह रहा कि हमने इस दफा करना। तो ये जो इसराइल का जो आपने बताया कि इसराइल का ये मिशन है, मुझे बता दीजिएगा आपका कौन सा मोसाद के अंदर सोर्स बैठा हुआ है, तो हमें भी पता चल जाए मोसाद का सोर्स कौन सा है, या फिर ये आपकी कलेक्टिव अनकॉन्शियस है कि जो आप इर्द गिर्द के अपने एंटी इसराइल, एंटी अमेरिकन जो एक्सपर्ट्स हैं, जो आप उनकी ओपिनियन सुन रहे हैं, ये उनकी ओपिनियन है। इंटरेस्ट थोड़ा मुख्तलिफ है, इसराइल का इंटरेस्ट थोड़ा मुख्तलिफ है, लेकिन करेंगे दोनों ही बर्बादी। कल रात को जो सीन्स ईरान के अंदर लोगों ने देखे, जिसमें तेहरान में एक मशरूम ब्लास्ट के मनाजिर नजर आ रहे थे, जिसमें ईरान के पूरे आसमान के ऊपर सिर्फ आग ही आग थी। वो कैसे हुई जनाब? वो ऐसी हुई कि जंग में पहली मरतबा हजारों म्यूनिशंस गिरा के टारगेट किसको किया? इसराइल और अमेरिका ने ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को, तेल के जो ज़खायर
एम्पायर हैं, जो रिफाइनरीज हैं, उनको अटैक कर दिया, जो कि एक नई जंग का ऐलान है, इससे कम नहीं है, मैं ये समझता हूँ। क्योंकि अगर आप ईरान की मुआशी शारक को काटने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि रजीम गिर जाएगी, इस हमाकत को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, तो फिर उसका रिस्पॉन्स ये होगा कि ईरान भी 10 गुना ज़्यादा एनर्जी और ऑयल और इसके अलावा फ्रेश वाटर सोर्सेज और इसके अलावा जो कार्गोज हैं उसको पूरे गल्फ में निशाना बनाएगा। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जंग का अगला फेज़ अब 8-9 दिन के बाद शुरू हो चुका है। बजाय कि ये समेटी जाती, बजाय कि मुज़ाकरात होते, ये मज़ीद एक्सपेंड हो गई है कल रात की बेवकूफ़ी के बाद से। सुबह जब अगर वो बेवकूफ़ी थी तो उसके बाद से हमने क्यों नहीं इतने फ्रेश अटैक्स क्यों नहीं देखे सऊदी अरब की ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर या कतर की गैस प्लांट्स के ऊपर क्यों नहीं देखे हमने? हाउ डू यू नो? अगेन लाइक ये आपका बायस बोल रहा है, ये तज्जिया नहीं बोल रहा, आपका ऑब्जेक्टिव एनालिसिस नहीं बोल रहा। ये 3 दिन हो गए इस खबर को, जो उनकी तेल की रिफाइनरीज उड़ाई अमेरिका ने, कुछ भी नहीं हुआ उसके बाद। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उन्होंने बंद किया भाई, यस दैट इज स्टिल अ चैलेंज। और जो उनके मिसाइल की तादाद है और इवन के ड्रोन की तादाद भी जो है वो कम से कम होती जा रही है, उनका ग्राफ ऐसे नीचे की तरफ आ रहा। सो देयर इज अ बायस सैयद, देयर इज अ स्ट्रांग बायस। हैं ईरानियंस तो उनकी गाड़ियों पे तेल से भरी हुई बारिश होती है। उसकी वजह यह है कि ये जो एसिड रेन का खतरा जाहिर किया जा रहा है एनवायरनमेंट के लिए इतनी बड़ी कैटास्ट्रोफी है कि तेल ही तेल हो गया पूरे तेहरान में। और साथ ये है कि एक बहुत बड़ा स्मोक का क्लाउड आपको दिखाई दिया, जिसके बाद सूरज की रोशनी तक तेहरान में दिखाई नहीं दे रही थी। ये उस इंसानी बर्बादी का एक मजर है जो कि हजारों सालों से हम इस प्लेनेट पे फैला रहे हैं, और कल भी यही हरकत कर दी इन्होंने, जिसके बाद से इस जंग की एस्केलेशन अब आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। इससे पहले की डेवलपमेंट्स का अगर जिक्र करूं तो मसूद तो किधर इसको 2 दिन हो गए हैं, क्या हुआ फिर? वो एस्केलेशन किधर गई? फिर कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूँ उसकी एस्केलेशन का नतीजा क्या निकला। पाकिस्तान फौज के बारे में ये जोक मारते हैं ना कि पाकिस्तानी फौज कभी कोई जंग जीती नहीं, लेकिन अपनी अवाम के खिलाफ सारी जंगें जीती है। तो ये जो ईरानी है, और अभी मैं आपको बताऊं कि कल से सुइसाइड ड्रोन्स इसराइल और अमेरिका ने छोड़ दिए, जो कि बसीज के जो हेडक्वार्टर्स हैं, चेक पॉइंट्स हैं ना, जो सड़कों पे इन्होंने दंगे लगाए हुए हैं, उनके ऊपर जाके बम मार रही है, खुद कुछ ड्रोन जाके मार रहे हैं। और ईरानी अवाम ऊपर से तस्वीरें बना रही है, वीडियोस बना रही है, क्योंकि कल रजा पहलवी ने कहा था कि ईरानी अवाम घरों के अंदर है ना, कुछ होने वाला। तो वो हुआ ये कि जो इस्लामिक रजीम के जो बदमाश हैं, बसीज के और IRGC के ठगे बदमाश, उनके ऊपर आकर ड्रोन ऊपर से आके गिर रहा। तो ईरान के पास है ही कुछ नहीं, तो उसे डरने की क्या जरूरत है? कि मैं आपको एक और वीडियो फटाफट दिखा। ये देखें, ये उनका टीवी क्या कह रहा है। आप बता रहे हैं कि वो जी एस्केलेशन होने लगी, ये एस्केलेशन हो रही है। वो कह रहा है वी आर वेटिंग, हम इंतजार कर रहे हैं जब ये डस्ट सेटल करेगी। ये आसिम मुनीर की जुबान बोल रहा है कि मोहसिन चवाशवी ने कहा है कि हम तुम सारों को गिरबान से पकड़ेंगे, हर एक को, हर एक बंदे को। और ये ऑलरेडी हो भी रहा है। किन की बात करें? तुम लोगों की सिर्फ प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट नहीं करेंगे हम, तुम्हारी माएं अफसोस मनाएंगे जिस दिन तुम पैदा हुए। ये अमेरिका को नहीं कह रहे ईरानी अवाम को कह रहे हैं। वो तुम लोग जो बेवकूफ अहमकाना ख्यालात तुम लोगों के जहन में आते हैं, ये बड़े केओटिक टाइम है और ये कुछ होगा। एंड दिस मैसेज इज फॉर यू। ये मेरा मैसेज तुम सारों के लिए है, इस मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी। इस क्लिप को काटो, निकालो और पूरी दुनिया को दिखाओ। अच्छा जी, ये भी आपको वीडियो याद होगी। ये कह रहा है बाप और माएं ये जान लो, अगर तुम्हारा बेटा और बेटी कोई भी ऐसी बात करते हैं जो ईरान की सॉइल के ऊपर है, और वही बात करते हैं जो हमारा दुश्मन बात करता है, यानी अमेरिका और इसराइल बात करता है, तो हमारे पास उनको शूट टू किल के ऑर्डर है। और कोई भी आपसे इतनी ऑनेस्टली बात नहीं करेगा जितनी मैं कह रहा हूँ। फिर ना हमें कहना कि हमारे बच्चे को पता नहीं था। ठीक है, एक और दिखाता हूँ। एक IRGC का चीफ इतना बड़ा बेशरम, ये अहमद रजा रदान है, ये कमांडर इन चीफ है। ये क्या कह रहा है? इफ एनीवन कम्स आउट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द एनिमी, कोई भी बाहर आया मुजाहरे कर दें, रिक्वेस्ट। इन्हें क्यों डर है? जब इंडिया की पाकिस्तान के साथ अभी जंग हुई थी पिछले साल, किसी को डर था कि इंडिया के साथ लोग जाके मिल जाएंगे? जो यूथिये थे, जो आसिम मुनीर या फौज से बड़ी नफरत करते थे, वो भी इकट्ठे हो गए, यूनाइटेड हो गए। और ये बड़ा ऑब्जर्वेबल फिनोमेना। जब भी कोई बाहर से हमला करता है तो सारे अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। क्यों? इसलिए क्योंकि उनके ऊपर जो बदमाश बैठे हुए हैं वो क्या कह रहे हैं कि हम इनको प्रोटेस्टर्स नहीं देखते, ये दुश्मन है हमारे, और हम इनको बिल्कुल वैसे ट्रीट करेंगे जैसे दुश्मन के साथ ट्रीट किया जाता है। हमारी उंगलियां हमारे ट्रिगर के ऊपर हैं, घोड़े के ऊपर हैं, और हमने चला देनी है इस्लामिक रेवोल्यूशन को प्रोटेक्ट करते हुए। तो ये हो रहा है ईरान के अंदर। ठीक है जी, लेकिन सैयद मुजम्मिल का रुख मुझे ना थोड़ी दूसरी तरफ लग रहा। ठीक है, इन्होंने मेंशन तो किया है कि इस्लामिक रजीम ने 15-20 हजार बंदे मारे हैं, ठीक है, लेकिन रुझान इनका मुझे आई डोंट नो इफ इट्स एंटी वॉर और इट्स एंटी US, आई कांट से दैट। पज़ेशकियान जो कि सदर हैं, उनका एक स्टेटमेंट जो था, उसको ट्रंप ने कहा कि ये तो इन्होंने हार मान ली है। स्टेटमेंट क्या था कि हम भी नहीं अटैक करेंगे अपने नेबरिंग कंट्रीज को अगर ईरान पर वहां से हमले ना हो, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मिस इंटरप्रिटेशन है। और इसके अलावा पिछले 4 से 5 दिनों में मिस इंटरप्रिटेशन नहीं है, ये उन्होंने यही पहले कहा था, उसने माफी मांगी थी, उसे लिटरली अपोलोजाइज किया था। और फिर जब IRGC ने कहा कि वो भाई टिक के बैठो, हमारे पास ताकत है, हम ये कह रहे हैं, और उन्होंने उसका मैसेज ये दिया, फौरन उन्होंने बम मारे दुबई के एयरपोर्ट के ऊपर। फौरन जो पहला 1 घंटे बाद बम मारा ना, जो उसकी सदर की
स्टेटमेंट के बाद दुबई के ऊपर मारा, और दुबई के कमर्शियल एयरपोर्ट से कौन से हमले हो रहे हैं तुम्हारे ऊपर, ड्रामा बिल्कुल। वो उन्होंने बताया कि भाई हमने ये जंग फैलानी है, व्हिच इज फेयर इनफ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द IRGC। आई थिंक दिस इज फेयर इनफ। जब हमने गुफ्तगू नहीं की इस दौरान, जो सबसे आम डेवलपमेंट्स में से एक थी वो डीसैलिनेशन प्लांट्स की टारगेटिंग थी, जो पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि ऐसा होना था। इकोनॉमिक शॉक वेव क्रिएट होगी, ये भी हमने कहा था कि ऐसा होना था, वो भी हो चुकी है। पाकिस्तान के अंदर 55 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया, जो बहुत बड़ा, इतना बड़ा अनप्रेसिडेंटेड अपहीवल है कि इतना बड़ा इजाफा पाकिस्तान की तारीख में शायद एक दफा में नहीं हुआ। तो इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ डेवलपमेंट्स जो हुई इस जंग के तनाजुर में उसकी बात कर लें। 8 मार्च को जिस तरह मैंने बताया, तेहरान अलबुर्ज जो रीजन है, इंडस्ट्रियल रीजन है, उसके ऊपर अटैक किया जाता है, जिससे तेल की रिफाइनरीज में आग भड़क उठती है। इससे पहले जनाब हमने ये देखा कि ईरान का जो कश्म आइलैंड है, जहां पर डीसैलिनेशन प्लांट लगा हुआ है, वहां पर भी अटैक किया गया था अमेरिका की तरफ से। और इसके अलावा इससे पहले एलिजिडली ये भी बात की गई कि ईरान का जो ड्रोन है उसने डीसैलिनेशन प्लांट जो है बहरीन में, उस पर अटैक किया है आकर, ताकि जो ताज़ा पानी, जो मीठा पानी वहां से हासिल होता है, समुद्री पानी को साफ करने के बाद, उनको डीसैलिनेट करने के बाद वो बंद हो जाए। और इसके साथ साथ ये है कि ईरान का जो कश्म आइलैंड का डीसैलिनेशन प्लांट है, उस पर अमेरिका ने हमला किया। उसके अलावा ये भी हमने देखा कि ईरान ने ये कहा है कि जो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर अटैक करने का पहला प्रेसिडेंट अमेरिका ने सेट किया, हमने बाद में किया है। डिब्रीज और लिमिटेड डैमेज सामने आता है UAE के फुजैरा डीसैलिनेशन प्लांट के ऊपर भी, यानी कि UAE के अंदर भी जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो भी डैमेज होते हैं, बहरीन के अंदर भी डैमेज होते हैं, कुवैत के अंदर जो दोहा वेस्ट डीसैलिनेशन प्लांट है उसके भी डैमेज होने की कुछ रिपोर्ट सर्कुलेट करती रही। अब ये इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि आपको हम ये बताएं कि कितने % ऑफ वाटर जो है, जो फ्रेश वाटर है, जो गल्फ रीजन में, जो इन तमाम खलीजी ममालिक में जाता है। I think this is going into details. I don't know अगर कोई इससे अच्छी कोई समरी है जो सैयद मुज़म्मिल की बातें बता सकते हैं। आई थिंक फॉर द टू बी फेयर, उन्होंने पहली बात है कोई झूठ नहीं बोला, कहीं पे भी कोई झूठ नहीं बोला सैयद मुज़म्मिल ने। और दूसरा मुझे लग रहा है कि वो इस जंग के खिलाफ है, नॉट नेसेसरली ही इज सपोर्टिंग द इस्लामिक रिजीम। आई थिंक ही इज अगेंस्ट दिस जंग and he's not happy with America and Israel. So that's a respectable position to take, okay? However, इससे एक opposite position भी है। वो पोजीशन यही है कि इस्लामिक रिजीम ऑफ ईरान जो है वो इंतहाई अनपॉपुलर रिजीम है, और इसको डाउन प्ले नहीं करना चाहिए सैयद मुज़म्मिल को। इसको आई वुड होप कि वो गौर करेंगे इसके ऊपर कि जो ईरान की अवाम है उनका आज़ादी मांगना अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, और अमेरिका और इसराइल जिनका ये स्वोन एनिमी इस रजीम ने अपनी जिंदगी का मिशन बनाया हुआ, जैसे वो खामिनाई अभी बोल रहा था, जिंदगी का मिशन है कि हमने फुड़काना है इनको। तो ये सारे लोग जो हैं ये अपने कॉमन गोल, कॉमन ऑब्जेक्टिव के ऊपर इकट्ठे हो सकते हैं। ये कोई अनहर्ड बात नहीं है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब अमेरिका जंग में कूदा था तो वो इसलिए कूदा था क्योंकि पर्ल हार्बर पे जापान ने हमला किया था और अगले दिन जर्मनी ने डिक्लेयर कर दी थी वॉर यूएसए के ऊपर। जंग के पहले 2 या 3 साल तक चर्चिल को इसलिए हीरो माना जाता, वो अकेला हिटलर के साथ लड़ रहा था, और रूजवेल्ट जो था वो जंग में शामिल नहीं हो रहा था बिकॉज डोमेस्टिक प्रेशर था, आइसोलेशनिज्म का। तो एकदम से क्या हुआ? वो एकदम से ये हुआ कि आप हमारे एनिमी हैं, आप हमारे गोल्स इक्वल हैं, हम एक साइड पे हमें लड़ना चाहिए। दैट्स व्हाई उस शेयर्ड गोल की वजह से उन्होंने जंग की। कोई ये नहीं कोई कह सकता कि अमेरिका ने जी जमहूरियत के लिए जंग लड़ी। यस, इन द एंड इट टर्न्ड आउट कि नाज़ी जर्मनी को हराने के बाद यूरोप में जमहूरियत आ गई। सो या आई डोंट नो, एनीवे आई विल कीप वाचिंग। मैं देखूंगा अगर किसी के पास कोई और वीडियो है जिसमें सैयद मुज़म्मिल का पूरा व्यू इस ईरान जंग के ऊपर आ जाता है, ओवरऑल व्यू एट अ वेरी मैक्रो लेवल, देन आई विल बी एबल टू एड्रेस इट। लेकिन ये जो 2 वीडियोस हैं, ही हैजंट लाइड अबाउट एनीथिंग, उसने कोई गलत नहीं कहा, लेकिन जो उनका नजरिया है आई थिंक इट्स स्लाइटली शैलो, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ कलेक्टिव अनकॉन्शियस मे बी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।